हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए लेक्चर में। आज के वीडियो में हम विज्ञान के बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट आज से होने जा रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जितने पिछले वीडियो आए हैं उनमें हम केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स क्लास 10th बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा आप लोग कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके बाद क्लास 10th के बाद देना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सभी कवर कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन में। तो हर बार की भांति इस बार भी आपको एक ही बात कहेंगे कि आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपके पास एक ही चांस होता है, मतलब किसी के पास भी एक ही चांस होता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, एक बार समय हाथ से निकल जाने के बाद आप चाह कर भी अपने मार्क्स को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो आपके पास वो रिग्रेट ना रह जाए कि काश ये वीडियो देख लिए होते, काश 10 प्रश्न एक्स्ट्रा देख लिए होते तो मेरा आज 10 मार्क्स बढ़ जाता, 1 मार्क्स बढ़ जाता, 5 मार्क्स बढ़ जाता। ठीक है, तो एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट होता है। किसी को भी नहीं पता कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, लेकिन प्रश्न इन्हीं सभी में से कोई ना कोई प्रश्न आता है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो हम लोगों को अपना प्रिपरेशन उस लेवल का रखना है कि टफ से टफ सिचुएशन में, टफ से टफ एग्जामिनेशन पेपर सेट क्यों ना हो, हम लोग एकदम अच्छा मार्क्स और सभी के कंपैरिजन में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाए। ठीक है, तो बिना देर किए हम बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो प्रश्न संख्या पहला है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, तो जिन लोगों को नहीं पता है यह जैव प्रकरण चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में पहला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की वाष्प का उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा। ठीक है, तो आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा जिससे, ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वो होता है पत्ता वाले भाग में। यह एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न संख्या 2 में मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में जो मानव रक्त होता है, जो खून होता है मानव के शरीर में, उसमें यूरिया की समान मात्रा क्या होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का समान मात्रा 20 mg होता है। 20 mg होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क क्या है? वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है कि मनुष्य में वृक्क जो है वह किससे संबंधित है। तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या, उल्टा हो गया। प्रश्न संख्या 3 ये है कि श्वसन
श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है। तो देखिए श्वसन क्या है, श्वसन एक इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, यह आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो इंडोथर्मिक अभिक्रिया है या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, ठीक है। ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी, यह आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो जो पौधा होता है तो उसके वायवीय भाग से, ठीक है, पत्ता उत्ता वाले भाग से जल निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी अभिक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो कौन सी अभिक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन जो अभिक्रिया है वो सभी जीव के लिए अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पौधे के कौन से, क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 9, मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेशम। कितना वेशम, 4 वेशम, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद एनर्जी मिलता है, किसको, हम लोगों को नहीं, पौधों को। किसको, पौधों को, ठीक है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। तो किण्वन प्रक्रिया होती है। क्या होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है।
तो उपापचयी क्रियाओं के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। शरीर की वृद्धि, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये सभी आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ठीक है। तो उस डायलिसिस थैली को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मछली का मुख्य श्वसन अंग गिल्स है। ठीक है, गिल्स है। पौधों में गैस निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैस निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो गैस निष्कर्षण के लिए विसरण क्रिया का उपयोग होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। इसीलिए पेड़ के पत्ती का रंग भी हरा दिखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी। कौन सी? मृत जीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत जीवी। ठीक है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचालित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ठीक है। तो रेजिन हो या गोंद हो, ठीक है, कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो पुराने जाइलम में। कहाँ? पुराने जाइलम में। रेजिन जो है पुराने जाइलम में स्टोर रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है। तो शरीर में भोजन को पचाना उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है। तो रक्त जो है एक ऊतक है। रक्त क्या है? एक ऊतक है, टिश्यू है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या है? वृक्क है। उत्सर्जी अंग वृक्क है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं जो है पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को इनमें से जो भी प्रश्न आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि इनमें से ही कोई भी प्रश्न आपके किसी को नहीं पता है। सबसे पहली बात है, किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाला। लेकिन जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने भी पॉसिबल प्रश्न हैं जो आपके बुक से बन सकते थे, सभी को हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है।
तो आज की वीडियो में सभी डिस्कस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना? फोकस होके वीडियो को देखना है, हमारी बातों को सुनना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो आपके सहपाठी हैं, ताकि सभी का मार्क्स अच्छा आ सके। कभी भी अपने सहपाठियों को अपना कंप्यूटर मानकर न चले, ठीक है? क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं? दुनिया बहुत बड़ा है। आप अभी स्कूल में हैं, ठीक, अच्छी बात है कि कंप्यूटर मान के चल रहे हैं, लेकिन उसको भी अच्छा बनाइए, खुद भी अच्छा बनिए। तो अच्छे से अच्छे का कंपटीशन होगा तो और अच्छा बनिएगा आप, ठीक है? लेकिन आपका दोस्त कम अच्छा रहेगा और आप अच्छे रहेंगे तो उससे आपका क्या ही कंपटीशन हो पाएगा, ठीक है? तो ऐसा रखिए कि आपका दोस्त अच्छा हो और आप बहुत अच्छा हो, ठीक है? अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है, ठीक है? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की श्वासोच्छ्वास, ठीक है? श्वासोच्छ्वास, ठीक है, कहते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, आयरन के कमी से होने वाले एक रोग है, ठीक है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो एनीमिया जो है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है? एनीमिया, ठीक है? अगला प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो जल का वाहन करने के लिए। क्या करने के लिए? जल का वाहन करने के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है? अगला प्रश्न, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है, ठीक है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, ठीक है? कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रश्न संख्या 30, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो है पौधों के पत्तियां में पाया जाता है। स्टोमाटा जो है पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियां में पाया जाता है। स्टोमाटा पत्तियां में पाया जाता है, ठीक है? मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब क्या है? तो मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब 120 mmHg है। क्या है? 120 mmHg है, ठीक है? अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इनमें पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है? पत्ती में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है,
इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 शरीर में प्रश्न संख्या 34 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना, इन सभी में ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए उपरोक्त में सभी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण में उपयुक्त सभी आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन ऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया क्या है? तो यह क्रिया होती है। अच्छा, यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो है अमाशय में पाई जाती है। अमाशय में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं। ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में यकृत से, कहाँ से? यकृत से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है। दिन में होता है। पादप में फ्लोएम संवहक होता है। पादप में फ्लोएम जो है किसका संवहक करता है? तो फ्लोएम जो है किसका? भोजन का। किसका? भोजन का संवहन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो वह किधर से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? किस रूप में निकलता है? तो जल से टूटकर ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है
रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? उसमें पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अंग नहीं अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछ रहा है। ठीक है। तो हम लोग का आंसर पत्ती नहीं होगा, हम लोग का आंसर होगा हरित लवक, क्योंकि अंग के अंदर पाया जाता है, पत्ती के अंदर पाया जाता है हरित लवक। ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 46, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल, सौर प्रकाश और जल ये सभी आवश्यक है। ठीक है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, कूटपाद कौन खाता है? तो अमीबा खाता है, लेकिन ठीक है। तो किसके द्वारा? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 में पौधों में प्रश्न संख्या 50 में कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी का टूटना कितने ऊर्जा मुक्त करती है? से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इन सभी में से कोई भी नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त के थक्का बनने में क्या सहायक होता है? तो रक्त विमाणु, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रक्त विमाणु, तो रक्त विनुवाणु जो भी है यही है। ठीक है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। क्या होती है? पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ पर पाचन क्रिया पूर्ण होती है? हम लोग को पता है कि पाचन क्रिया जो है मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक होती है, लेकिन शुरू तो मुख गुहा से ही होती है। तो यह खत्म कहाँ होती है? छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली
ग्रंथियां के रिसाव को कहते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? तो आंतरस भी कहते हैं और सकस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या यानी कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती हैं और मनुष्य में 4 होती हैं। ठीक है, स्वाद कलियां पाई जाती है तो जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती हैं जो हमें स्वादिष्ट लगती है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डिएक कहते हैं। कार्डिएक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 58। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। ग्रासनी कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीव का इनमें स्थानांतरण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी ठीक, लेकिन श्वसन जो है यह मुख्य लक्षण है। ठीक है, श्वसन जो है यह मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो श्वसन जो है सजीव के मुख्य लक्षण है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से पित्त रस, अग्न्याशी रस, आंत रस, इनमें से सभी। तो छोटी आंत में इनमें से सभी रस का भूमिका होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 है। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के रूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के रूप को काइम कहते हैं। यहीं से बना है काइम चूर्ण। ठीक है, काइम चूर्ण। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषक के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी आवश्यक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
चाइल का अवशोषण होता है। तो चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण होता है। तो चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। इलियम में होता है। चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। प्रश्न संख्या 66। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स वो क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है। दांत अस्थिक्षय कारण है। तो दांत के अस्थिक्षय का जो कारण है क्या है? तो मीठे चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। तो दांत के अस्थिक्षय का कारण मीठी चीज़ों का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना और दांतों की सफाई न करना, ये सभी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। डेंटाइन के ऊपर दांत की सुरक्षा हेतु जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ठीक है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? तो मुख्य उपोत्पाद ऑक्सीजन है। ठीक है। मुख्य उपोत्पाद ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या 72। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणनिषम कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक है। अंगक कहेगा तो हरित लवक और अंग कहेगा तो पत्ती। ठीक है। अंग कहेगा तो पत्ती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव भित्ति कोशिका करती है। कौन करती है? भित्ति कोशिका करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। अगला इनमें प्रश्न संख्या 76। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है?
इनमें से कौन सी रचना के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपाद के मदद से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किसके रूप में तोड़ता है? क्या पूछ रहा है? पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किसके रूप में तोड़ता है? तो एमिनो एसिड के रूप में तोड़ देता है। पेप्टोन जो है पेप्टाइड को एमिनो एसिड के रूप में तोड़ देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण द्रव्यमान होते हैं? जीव द्रव में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है? किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो निगल द्वार द्वारा ग्रसनी जो है ग्रासनली से जुड़ी होती है। प्रश्न संख्या 80 है कि अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डाइटम कोशिका जीव और बैक्टीरिया है, यानी कि इनमें से सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 ग्रहणी भाग है मुख गुहा, अमाशय का, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो है ग्रहणी भाग है। प्रश्न संख्या 81 ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग इनमें से कौन सा है? तो छोटी आंत जो है वह ग्रहणी भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे जीव को हम लोग वैसे जीव को नहीं, उस प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। किस प्रक्रिया को? तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करना, उसको पोषण कहते हैं। हो गया। तो बच्चों जिन लोगों ने यह 82 प्रश्न देख लिया, ठीक है, और रिवीजन कर लिया, यानी हमारी पूरी वीडियो को अंत तक देखा, साफ सीधी बात है वो कंपटीशन को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है। तो एकदम आपको मोटिवेटेड रहना है कि आपने इस कंपटीशन को बहुत ही पीछे छोड़ दिए हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर में 82 प्रश्न एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होता है। ठीक है। तो 82 प्रश्न का मतलब है कि एग्जामिनर जो है इससे बाहर प्रश्न बना ही नहीं सकता है। क्या समझे? या तो उसको क्या चेंज करना होगा? सिलेबस चेंज करना होगा। अगर एनसीईआरटी से वो प्रश्न बना रहा है तो इन्हीं में से कोई प्रश्न आएगा। साइंस के एग्जाम में और बायोलॉजी के सेक्शन में एक चैप्टर से 82 क्वेश्चन, मतलब इससे बाहर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देखें, रिवीजन करें। ठीक है। और जिनके पास नेट का प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है। और अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो कमेंट कीजिए, हम इसका PDF के लिंक को भी हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर पाएँ। ठीक है। वीडियो देख के रिवीजन इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि हमको भी पता है और आपको भी पता है कि
कि रिवीजन करना एक बहुत ही बोरिंग टास्क होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि वीडियो देखते रहेंगे तो बैकग्राउंड में आवाज़ चलता रहेगा, आपका भी थोड़ा थोड़ा मन लगता रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, मतलब उसी साथ साथ में फ्लो में रिवीजन कर लेंगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि पीडीएफ पढ़ने में थोड़ा परेशानी होता। हाँ, जिन लोगों को नेट का प्रॉब्लम है, नेट का दिक्कत है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।